रोजगार एवं सेवाएं अध्याय 5 में आप लोगों का स्वागत है। रोजगार और सेवाएं, सेवाएं भी एक तरह का रोजगार ही है। हम जो तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ये क्या है? एक सेवा है। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या है। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, हम इसमें इसको देखेंगे क्या है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, बाह्य स्रोत क्या है? आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? पूरा रोजगार इसको इसने आउटसोर्सिंग ने पूरे रोजगार को ध्वस्त करके रखा है। सरकार का काम है सरकारी नौकरियां देना, लेकिन वो एजेंसी के माध्यम से नौकरियां देती है, इसी को कहते हैं आउटसोर्सिंग। आउट मतलब बाहर, बाहर से कोई चीज अगर आता है, सरकार ने क्या किया? डायरेक्ट नौकरी नहीं दिया, बाहर से मंगाया। यानी जब कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनियां अपनी संस्था में सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी बाहरी स्रोत से या विदेश से सेवा प्राप्त करती है तो उसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। बैंक है, ठीक है, बैंक में सारा काम सॉफ्टवेयर पे होता है। तो बैंक क्या की? सॉफ्टवेयर को खुद से नहीं बनाई, इन्फोसिस से उस सॉफ्टवेयर को खरीदी। तो बैंक ने क्या किया? सॉफ्टवेयर को आउटसोर्स किया, यानी बाहर से मंगाया, इसी को हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। आजकल बैंक में काम करने के लिए बैंक डायरेक्ट परीक्षा लेकर के बहाल नहीं कर रही है, वो एक एजेंसी को दे दी, एजेंसी क्या किया? नौकरी प्रदान किया। तो हमने क्या किया? बाहर से नौकर को मंगाया। जैसे मैं बैंक का नौकर हूं, तो मैं जो बैंक का नौकर हूं, तो बैंक ने मुझे डायरेक्ट रखा है, तो मैं बैंक का नौकर हूं। लेकिन जब कोई एजेंसी रखती है तो उसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्रों को बताएं। सूचना प्रौद्योगिकी, अभी जो हम तुमको दे रहे हैं ये सूचना दे रहे हैं, है ना, इंफॉर्मेशन। अंग्रेजी में हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? सिंगुलर इन नाउन एंड अ बिट ऑफ वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन कभी नहीं होता है। चलो उसको अंग्रेजी में हम देखेंगे, अभी यहाँ पर देखते हैं कौन कौन है। टेलीफोन है, फैक्स है, इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, टेलीविजन है। यानी कैसे हमको सूचना मिलती है? टेलीफोन से मिलता है, फैक्स से मिलता है, इंटरनेट से मिलता है, मोबाइल फोन से मिलता है और टेलीविजन से मिलता है। तो यही बात सूचना प्रौद्योगिकी। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 2। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? यानी जहां डायरेक्ट सरकार है, जहां डायरेक्ट सरकार है। तो क्या सब है? एक मिनट, चलो। सरकारी सेवाएं वे कार्य होते हैं जो देश या प्रांत की सरकारें अपने नियमित कार्यों के निष्पादन हेतु नागरिकों से प्राप्त करती है। इस प्रकार की सेवाओं को हम सरकारी सेवा कहते हैं। प्रशासनिक सेवा, आईएएस आईपीएस, ठीक है, बिहार सर बीडीओ सीओ। सैन्य सेवा, आर्मी ऑफिसर। रेल सेवा, रेलवे में जो ड्राइवर होते हैं, जो स्टेशन मास्टर होते हैं। विमानन सेवा, शिक्षा सेवा, अब तो ये सरकारी है नहीं। इंजीनियरिंग सेवा, बस सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवा, बैंकिंग सेवा। ये सारा का सारा क्या हुआ? सरकारी सेवा हुआ। प्रश्न नंबर 4, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? निजी सेवा, है ना, जो निजी कंपनियां देती है, जो सरकारी सेवा के अलावा सामान्य जनता द्वारा प्रदत्त या प्राप्त की जाती है। जैसे अखबार, कोई सरकार अखबार नहीं प्रकाशित करती है, निजी व्यक्ति इसको प्रसारित करती है। कृषि में कार्य करने के लिए निजी कंपनियों में काम करना। स्वरोजगार, बस ट्रक बहुत सारा चलता है ना, तो ये सब क्या है? गैर सरकारी संस्था है। क्लियर हो गया? आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? संरचना, मकान का संरचना, यानी बनाए किसी का। आधारभूत यानी आधार है, अब उसके बिना कोई चीज चलना मुश्किल है। आधार क्या होता है? जब हम मकान बनाते हैं तो नींव पहले बनाते हैं, यानी आधार हम तैयार करते हैं, तो उस संरचना की हम बात करते हैं। तो इसको दो बार में बांटा गया, आर्थिक और गैर आर्थिक। आर्थिक में क्या क्या है? वित्त, ऊर्जा, परिवहन और संचार। और गैर आर्थिक में क्या है? शिक्षा, नागरिक सेवाएं और स्वास्थ्य। जो पैसे से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बैंकिंग, ऊर्जा, परिवहन और संचार। और जो पैसे से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे गैर आर्थिक। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर, अगला सवाल, रोजगार तथा सेवा में क्या संबंध है? रोजगार का मतलब हुआ जिससे कोई व्यक्ति स्वयं की पूंजी या बैंक से लिए गए ऋण से संचालित करता है। रोजगार में आमदनी की कोई सुनिश्चितता नहीं होती, क्योंकि कभी कभी इसमें हानि भी हो सकती है। सेवा से मतलब है सरकारी या निजी संस्थानों में कार्य करके प्राप्त होने वाली आमदनी से, जहां पर आमदनी सुनिश्चित होती है। गुड। रोजगार क्या हुआ? तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, खुद की पूंजी लगा करके या बैंक से ऋण ले करके, तो उसको हम रोजगार कहते हैं। उसमें हो सकता है किसी महीने हमको 5 लाख का मुनाफा हो गया या किसी महीने घाटा हो गया, उसको रोजगार कहते हैं। और सेवा का मतलब हो जाएगा या तो हम किसी सरकारी संस्था में नौकर, या हम सरकारी नौकर हैं या निजी नौकर हैं। तो जब हम कभी नौकर होते हैं तो हमारी आमदनी फिक्स होती है, काम के घंटे फिक्स होते हैं।
और यहाँ पर हानि की कोई बात नहीं होती। अगर हम काम नहीं करेंगे तो डायरेक्ट हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये बात होती है। तो क्लियर हो गया ये भी चीज भी। आर्थिक संरचनाओं का क्या महत्व है? सवाल है कि ये जो आर्थिक संरचना, ये महत्व क्या है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये होती क्या है। कर्तव्य संरचना जो देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देती है, इसको हम आर्थिक संरचना कहते हैं। अब कोई संरचना ऐसी है जो देश की प्रगति में योगदान देती है, अगर वो तो उसका महत्व का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर वो नहीं होगी तो सब चीज खत्म हो जाएगा। तो इसके साथ साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के वित्तीय निगम भी होते हैं। रिजर्व बैंक सभी वित्तीय संस्थानों के केंद्र में होता है जो सभी पर निगरानी रखता है। इसको लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। मंदी का असर भारत में क्या पड़ा है? मंदी, अभी मंदी तो तुम लोग नहीं देखा होगा, ठीक है। मंदी का भारत में असर क्या पड़ा है? जब रिसेशन होता है ना तो नौकरियां खत्म हो जाती है। मंदी का क्या मतलब है? तुम्हारे पास सामान है, उसे खरीदने वाला कोई नहीं है, वो सर के खत्म हो गया। खास करके किसान इसको ज्यादातर देखते हैं। उन्होंने चावल उपजा लिया लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं, तो इसी को हम कहते हैं। लेकिन जब ये पूरे विश्व के स्तर पर होता है तो हम देखते हैं भारत में क्या पड़ा। यहाँ पर आज तक कभी इसका कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि यहाँ की जो पूंजी व्यापार ये काफ़ी सुधरी है। यहाँ के इंजीनियर विदेश में जाते हैं, यहाँ के ज़्यादातर इंजीनियर क्या करते हैं? विदेश में जाकर नौकरी करते हैं। इस हिसाब से भारत इन सभी चीज़ों में आगे है, जिसके कारण यहाँ पर मंदी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 8। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। वैश्वीकरण का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण, विश्व को एक कर लिए, तो इसका सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो अभी क्या होता है, ये जो हम गूगल से सर्च करते हैं, तो गूगल कंपनी क्या है? अमेरिका में है, ठीक है। उसमें काम कौन करते हैं? तो भारतीय इंजीनियर करते हैं, और यहीं से बैठे बैठे काम कर लेते हैं। तो यही है वैश्वीकरण। तो क्या प्रभाव पड़ा? सेवा क्षेत्र में, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र पर यह प्रभाव पड़ा कि अपनी सेवा बेचने वाले को अपने देश के अलावा विश्व के अन्य देशों में भी काम मिलने लगा। अब देखो गूगल को अपनी सेवा बेचनी थी, वो अपने सर्च इंजन के माध्यम से वो अमेरिका से ही बैठे बैठे तुमको बेच दिया। इस देश को, इंजीनियर को अपनी सेवा बेचनी थी, तो उसने गूगल को क्या कहा कि आप वहीं पे रहिए, मैं यहीं से आपके लिए कोड बना के दे देता हूँ। यानी कि एक देश के लोग दूसरे देश को में एक देश लोगों को दूसरे देश में काम मिलने लगा, वो दूसरी जगह भी जाकर के रोजगार प्राप्त करने लगा। विकसित देशों में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को काम करने का मौका मिल गया। इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। गुड। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। हम लोग चलो इसको देखते हैं। सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखें, है ना। हम लोग जो नौकरी करते हैं उसी पे कर रहा है लेख लिखने के लिए। तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले सेवा क्षेत्र रोजगार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शिक्षक जो है सेवा क्षेत्र में है, बैंकिंग जो है सेवा क्षेत्र में। तो इस प्रकार से ये क्या एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि हो या उद्योग, हर जगह पे मानव संसाधन की मांग होती है। आज का भारत के जीडीपी का लगभग 50% हिस्सा कहाँ से आता है? सेवा क्षेत्र से आता है। और 7-8 में ये कितना प्रतिशत तक पहुंच गया था? इतना पर पहुंच गया था। 2006-7 में कितना था? इतना प्रतिशत था। इस चीज को हम यहाँ से वहां तक लिखेंगे, पूरा लिख लेंगे। इसमें समझने का उतना ज्यादा चीज नहीं है, इसको देखो थोड़ा सा, तुम उसको उतारो, देखते हैं और क्या है। सेवा क्षेत्र यही है, मोटा मोटी तुमको समझा देते हैं। हम जो सेवा देते हैं दूसरे को, ये सेवा क्षेत्र है। संक्षिप्त लेख है, तुम इसको उतार लेना। भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में विख्यात कैसे है? उदाहरण सहित लिखें। देखो भारत, हम जो सेवा देते हैं ना, ज्यादातर यहाँ के इंजीनियर भारत में सेवा देते हैं, कहता है इसको उदाहरण सहित लिखिए। तो चलो देखते हैं। भारत की पहचान एक प्रमुख सेवा प्रदाता देश के रूप में है। यहाँ की प्राचीन संस्कृति और धरोहरें, साथ ही स्थलों जैसे श्रीनगर, शिमला। अब देखो कैसे कैसे यहाँ पर जो प्राचीन संस्कृति है, अभी क्या है, विदेश के लोग बनारस आते हैं। अभी अयोध्या में महाकुंभ हुआ तो विदेश के लोग यहाँ देखने के लिए आए। हमारे यहाँ बहुत सारा पर्यटन स्थल भी है, तो वो सब यहाँ आते हैं और हमारा सेवा लेते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। अब केरल में अगर जाओगे तो हाथियों, केरल में हाथियों का जो है बहुत क्रेज है। वहाँ पर हाथी जो है रोजगार का एक बहुत बड़ा जनरेट करने का एक साधन है, प्रदान करते हैं। ये हो गया पहला, इसमें आधा है और आधा दूसरे में है। तो चलो दूसरे में देखते हैं। दूसरे में क्या है? यातायात के संसाधनों के साथ साथ क्या हुआ? संचार माध्यमों की भी यहाँ कोई कमी नहीं है।
अगर तुमको जाना है तो तुम थार का मरुस्थल से लेकर के, कश्मीर के पहाड़ से लेकर के, हम पोर्ट ब्लेयर के समुद्र तक जा सकते हैं। तो कहीं पे जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह एयरपोर्ट है, रेलवे है, सारा चीज़ है। और दूसरा चीज़, संचार, अगर हम कहीं गए अपने परिवार के लोगों से हमको बात करनी है तो उसके लिए हमें सारा चीज़ अवेलेबल है। खाने पीने के लिए भी हर जगह होटल अवेलेबल है, कहीं हमको रहने के लिए कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। और रास्ते में अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे पास डॉक्टरों की भी सुविधा है, और ये सुविधा क्या है, सब जगह है। ये सुविधा क्या है, सब जगह है। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास क्या किए गए हैं, वर्णन करें। तो देखो, आज जो इतना भारत डेवलप हो गया है, तो कहता है इसमें सरकारी प्रयास क्या क्या हुआ है उसको देखते हैं। तो देखो, जब किसी देश या प्रदेश की सरकार अपने नागरिकों को कार्य के बदले में मासिक आय प्रदान करती है तो उसे सेवा क्षेत्र में सरकारी पहल माना जाता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, यूको बैंक में नौकरी करता हूँ, तो मैं जो काम करता हूँ उसके बदले में सरकार क्या करती है, हमको एक निश्चित तनख्वाह देती है। तो सरकार क्या करती है, सरकारी पहल है, सरकार ने मुझे नौकरी दी है। इसमें कौन सा विभाग है, प्रशासनिक सेवा, सैन्य सेवा, शैक्षिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियर सेवा, बैंकिंग सेवा इत्यादि। अब ये जितनी सेवा है उसका हम वर्णन कर दिए। प्रशासनिक सेवा में क्या आता है, देखो वास्तविक रूप से जो सरकार है वो आईएएस, आईपीएस और बीडीओ है, यही सरकार है। ये प्रशासन का ऑर्डर बना करके रखता है कि सरकार की व्यवस्था कैसे चलेगी, ठीक है। दूसरा है सैन्य सेवा। अब है कि ये जो प्रशासनिक व्यवस्था ये देश के अंदर होती है, बाहर से कोई देश की सेना हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर दे तो उसके लिए सैन्य सेवा है, जिसमें कौन सब है, स्थल सेना है, नौसेना है और वायुसेना है। क्लियर हो गया। अब है शिक्षा सेवा। शिक्षा सेवा क्या है, आखिर लोग आईएएस आईपीएस बनेंगे कैसे, सैन्य अधिकारी बनेंगे कैसे, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए शिक्षक। तो ये हो गया शिक्षक सेवा। अब है कि कोई अगर बीमार पड़ गया तो उसका इलाज कौन करेगा, फिर वो उस चीज़ को ठीक होकर के वो काम करेगा कैसे, तो उसके लिए क्या है, स्वास्थ्य सेवा है। फिर है इंजीनियरिंग सेवा, रोड कैसे बनेगा, और ये सब चीज़ के लिए चाहिए पैसा, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो बैंकिंग सेवा से आएगा। ये सारा का सारा क्या है, चीज़ है जिसको कि हमें देखना है। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं क्या है। गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करती है। ये तो सरकार का काम था, लेकिन गैर सरकारी संस्था, जैसे देखो इन्फोसिस, ये क्या है, गैर सरकारी संस्था है लेकिन ये नौकरियां प्रदान कर रही है। निजी स्कूल गैर सरकारी संस्था है लेकिन टीचर को वो नौकरी पे रखती है। प्राइवेट क्लिनिक गैर सरकारी संस्था है लेकिन 10-12 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बस सब गैर सरकारी संस्था है लेकिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो हम देखेंगे कि यही कैसे सहयोग प्रदान करता है। तो देखो, सबसे पहले आते हैं दूर संचार सेवा में। सबसे ज़्यादा अभी बीएसएनएल का सेवा बंद है। जियो क्या है, प्राइवेट कंपनी है, लेकिन बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अभी जो ये इंटरनेट यूज हो रहा है जिस माध्यम से तुम देख रहे हो, यहाँ भी जियो है, हो सकता है तुम्हारे पास भी जियो ही हो। तो ये सब दूर संचार क्षेत्र में है। दूसरा है परिवहन सेवा में। रेलवे को छोड़ करके लगभग हर चीज़ प्राइवेट है। बस में चढ़ते हो प्राइवेट है, हवाई जहाज में चढ़ते हो प्राइवेट है। तो परिवहन में क्या है, प्राइवेट लोग हैं। एक और दो हमने देख लिया है। फिर आते हैं स्वास्थ्य सेवा में। सरकारी हॉस्पिटल है लेकिन ज़्यादातर हम अपना इलाज कराने कहाँ जाते हैं, निजी क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ पर हम जाते हैं। फिर है स्वरोजगार सेवा। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना रोजगार खुद से जनरेट करते हैं। उन्होंने कंपनियां बना रखी है, उद्योग धंधे बना कर रखे हैं, दुकान करते हैं। तो ये सब क्या है, स्वरोजगार सेवा है। कृषि इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा अन्य निजी सेवा भी है। तो ये सब क्या है, देश को आगे बढ़ाने में योगदान देती है। तो क्लियर हो गया। अब वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। देखो, मंदी आता है तो हर क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो जब मंदी आएगा तो विकसित देशों को मान लो प्रभावित किया, अपने देश को इसने कम प्रभावित किया। वहाँ क्या हुआ था, 2008 में मंदी आई थी, लेमन ब्रदर्स बहुत सारे बैंक कोलैप्स कर गए थे, लेकिन भारत में कोई बैंक कोलैप्स नहीं किए थे। इसलिए अपना प्रभाव इसका क्या हुआ, बहुत कम देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे सस्ती सेवाएं, साथ में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास है। और भारत की जो आधारभूत संरचना है वो कमजोर जरूर है लेकिन है मजबूत। वो क्या है मजबूत। तो वो टूटा नहीं। इसको ऐसे ही समझो, बाढ़ आया, उन्होंने बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ दिए लेकिन उन्होंने घास को कुछ नहीं कर पाया। तो क्लियर हो गया, आधा इधर है और आधा इधर है, तो इसको भी उतार लेना है।
अब खत्म हो गया। ये है asanbirboard.co.in। ये लैपटॉप पे इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्टिव में क्या कहते हैं पीपीटी लोड रहेगा, आप जाएं और उसको उतार लें। तो ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।